नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज मैं चाइना की पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति पर थोड़ा विचार व्यक्त करूँगा कि पूर्व में हमने क्या क्या भूले की, उसका उन्होंने क्या लाभ उठाया और हमें एक शर्मनाक स्थिति में पहुंचा दिया। 1962 में हमारे पूर्व के शासकों ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के झांसे में आकर के, मैं तो ये कहूँगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार की भूख के चक्कर में, वैश्विक शांति का भाव रखने के चक्कर में अपने देश का सिरमौर कहे जाने वाला लद्दाख का क्षेत्र गंवा दिया। जबकि वो देश हमसे लगभग 5-6 साल पहले बाद 6 साल बाद आज़ाद हुआ। उस समय उसकी स्थिति हथियारों के रूप में कोई अच्छी नहीं थी। आयुध निर्माण फैक्ट्रियाँ वहाँ पर नहीं थी। हमारे देश में 18 थी, अंग्रेज छोड़ कर के गए थे और हमने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया कि सेना के हथियारों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। जबकि आज़ादी के दौरान 500 या 665 या 63 रियासतें थी, उनको इकट्ठा करने में बहुत समय लगा। उस भूल को भी इन्होंने नहीं स्वीकार करा। कश्मीर हमारे लिए सिरदर्द बना, उससे भी नहीं सीखा कि वहाँ भी हमें जो है लड़ाई लड़नी पड़ी। कबीलाई के नाम के द्वारा वहाँ की पाकिस्तान की सेना घुसी रही और हमारा एक पार्ट वहाँ उस समय चला गया और उस मुद्दे को भी हम यूएन में ले गए, खाली इसलिए कि हम शांति के पुरस्कार हमें प्राप्त हो जाए। भाव देवन से यही था, जो मेरा जो एनालिसिस है मैं पढ़ता हूँ उस हिसाब से। तो आज उस स्थिति में 1962 में जो हमारा लगभग स्काई चीन, लद्दाख का कुछ एरिया, स्काई चीन लगभग 37,000 समथिंग कुछ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, बाकी और क्षेत्र का एरिया वो हमारा उन्होंने कब्जा लिया। उस समय संसद में इस पर बहस हुई, आवाज़ उठी, आक्रोश हुआ। तो हमारे उस समय के शासक महोदय ने ये बोल दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ ना कुछ होता था, घास नहीं होती थी, तो उस समय क्या करना था उसका। तो उस समय के एक सांसद श्री महावीर त्यागी जी ने उसमें अपना सर की टोपी उठा के कहा कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या इसको कटवा दिया जाए। तो सब शर्मिंदा हुए, लेकिन उनको इस बात के भूल को नहीं माना। तो उस अवस्था से आज तक उस समय के शासक और उस समय की उस राष्ट्रीय पार्टी जो शासन करती रही, इस बीच में भी 2011-12 तक भी वे हमारे क्षेत्र में घुसते रहे और कब्जा भी करते रहे। 2011-12 में हमारी कुछ रिपोर्ट्स ने जो बड़े विशेषज्ञ बैठाए गए होंगे, उन्होंने भी रिपोर्ट दी, वहाँ के लद्दाख वासियों ने भी रिपोर्ट दी कि 600 वर्ग किलोमीटर जहाँ हमारा चारागाह था, हमारे वहाँ के पशुपालक उसमें अपना पशु चराते थे, वो उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन हमारी उन सरकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया और लगातार वो हमको चारों तरफ से घेरता आया और उसने घेर भी लिया हमको, नेपाल से भी, लद्दाख की तरफ से भी, पाकिस्तान में अपनी घुसपैठ उन्होंने पाकिस्तान को इतना अपने फेवर में ले लिया। इधर पीओके की तरफ, गिलगित की तरफ भी उन्होंने अपना जो वो गवांदर पोर्ट के पास है जो हाईवेज मिडिल एशिया में ले जा रहे हैं, उसमें भी उन्होंने अपना बहुत पैसा लगाया। 1300 किलोमीटर का लगभग एरिया है, जबकि वो सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। हम पीओके हमारा क्षेत्र है, हमें उसमें अगर वो हमारे पास होता तो हम उसमें बहुत कुछ अपना आर्थिक लाभ ले सकते थे और हमारे जो आना जाना है वो सस्ता पड़ता, जो हमारे सामान, खाद्य पदार्थ है, जो भी कुछ वहाँ से आते हैं उपयोग की चीज़ें। तो अब भारत सरकार का नज़रिया बदला। 2014 में एक सरकार आई, उन्होंने धीरे धीरे जो हमें चारों तरफ से उन्होंने घेरा था, उन्होंने उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी भी सीमाओं के अप्रोच रोड हैं उनको मजबूत किया। एयर पट्टी है, जो सिक्किम में एक एयर पट्टी है चाइना बॉर्डर से 3 किलोमीटर अंदर, उसको भी हैवी बनाया, जिस पर एक विमान अभी इन्होंने बहुत बड़ा अमेरिका से लिया है, उसको उतारा और वो पूरी प्रैक्टिस में आ गई। लद्दाख में भी लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी आगे को हम एयर अप्रोच रोड बढ़ा रहे हैं अपनी। तो चाइना को इससे परेशानी हुई, क्योंकि उन्होंने इस दृश्य से देखा कि इस बार दोबारा जब रिपीट सरकार हुई, उन्होंने हमारे कश्मीर के जो विवादित मुद्दे को तो सुलझा करके उसकी दिशा बदल दी और ये भी कहा कि हम भविष्य में भी हम अपना पीओके लेंगे। पीओके लेने से उनको खुद दिक्कत है कि जो हाईवेज बना रहे हैं तो वो हमारे अप्रोच में होगा, वो बढ़ नहीं पाएगा, बढ़ेगा तो हमारा उसमें प्रभुत्व रहेगा, तो उसका दखलंदाजी कम हो जाएगी। तो उससे वो चिंतित है। हमारी इस जो पॉलिसी पे है, इस पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी उसको आवाज़ उठाई, लेकिन उस मंच ने भी उनकी बात का नहीं दिया। क्या उन्होंने बोल दिया कि भाई हर व्यक्ति, हर देश अपने सीमाओं में अपने क्षेत्र को मजबूत करने का स्वतंत्र है, उसमें कोई बात नहीं है। तो अब वो डरा हुआ है।
जैसे इस समय पाकिस्तान रहा हुआ है हमसे, ऐसी चाइना भी बैकफुट पर है और इसलिए वो गाय बगाए कभी इधर से घुसपैठ करता है। साथ में ये जो कोरोना वायरस आया, इससे वो चिंतित अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इधर उधर से वो आक्रोश शांत हो जाए और इधर घुसा करके एक साथ दो काम है, जनता शांत हो जाए, हमारे क्षेत्र में कब्जा कर लेगा तो उसको ये हो जाएगा कि हम वैसे चाइना के अच्छे राष्ट्रवादी शासक हैं, जबकि अंतःकरण अंदर से वहाँ भी बहुत विरोध चल रहा है। और इस बात को देखते हुए हमारे लद्दाख के एक नौजवान कहूँगा, जिनका 3 इडियट में उनके कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है उसमें, उन्होंने भी इस बात पे बड़ा अच्छा संज्ञान लिया, राष्ट्रवाद का परिचय दिया। सोनम वांगचुक उनका नाम है। उन्होंने अपील करी देशवासियों से कि हमारी सेना सही तरह से वहाँ जमावड़ा कर रही है और मुकाबला कर रही है और वो बुलेट से जवाब देगी। हमारी देश की जनता बुलेट से जवाब दे, उसके लिए अपील करी, उसका प्रभाव भी आया। तो कहने का तात्पर्य है कि ज़मीनी व्यक्ति, चिंतित व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति एक सिंगल इकाई है, वो राष्ट्र के लिए राष्ट्र से अपील कर रहा है अपने देश की असीमता के लिए। और हमारी राष्ट्रीय पार्टी के नेता ऐसी अवस्था में भी वो राजनीति ऐसी कर रहे हैं कि उल जलूल बातें कर रहे हैं, अपने पूर्व के लोगों के भूलों को ना मान करके आज जो है जो बातें नहीं करनी चाहिए उनको उठा रहे हैं। वो सोनम वांगचुक से भी थोड़ा सा समझ ले लें, विरोध के लिए विरोध ना करें। और आप ये देखिए कि पहली बार उसके दिमाग में ये आई है चाइना के कि भाई जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चाइना से कश्मीर को उन्होंने मतलब अपने उसमें उसकी स्थिति बदल दी है, ऐसे ही ये कल को प्रयोग के लेंगे। अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे, ये हमसे इसको भी लेंगे, स्काई चीन को। तो ऐसा उनके मनोभाव, मतलब ऐसी दहशत आई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और जैसे अभी इसी कोरोना वायरस के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की हमारे प्रधानमंत्री से वार्ता हुई और उन्होंने हमको जो हमसे एयर स्पेस मांगा है और हमारे सरकार ने उसको स्पेस देने की हामी भरी है। ऐसे मैं कहूँगा कि हमारे जैसे हमें चाइना ने चारों तरफ से घेर रखा है, ऐसे ही चाइना के जो असंतोषी पड़ोसी देश हैं, छोटे हों भले, लेकिन वो सक्षम हैं। जब चाइना वियतनाम को समर्थन देकर अमेरिका को मतलब पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है कि हमसे हार मानी, फिर चाइना को पता नहीं अमेरिका ने क्या पासा पलटा कि वो फिर चाइना के नज़दीक आगे मालूम होते हुए भी, और चाइना को उसने समर्थन दिया और आज ये पोजीशन आके कि चाइना उसको आँख दिखाने लगा वैश्विक शक्ति बनने की भूख में। तो आज उस अवस्था को हमारे लोगों को, हमारे शासकों को कैश करना चाहिए और कर भी रहे हैं। तो उन छोटे देशों को जैसे वियतनाम है, ताइवान है, हांगकांग है, सिंगापुर है, इनको अब सामरिक दृष्टि से मजबूत करा जाए, हथियारों से भी उनको मजबूत करके दिखाया जाए। और चाइना को ये पता होना चाहिए कि जैसे उसने हमारी तरफ को घेरने की कोशिश करी है, हम भी उसको चारों तरफ से घेरें। और विश्व जो है इस समय हमारी तरफ देख रहा है, हमारे विश्वसनीयता को भी देख रहा है, क्योंकि हमारी पुरातन की संस्कृति ये कहती है कि हम किसी को कब्जा नहीं करते हैं। और इस समय ऐसी कोरोना की अवस्था में भी हमने मानवता का परिचय दिया है। जो हमारे यहाँ दवाइयाँ बनती हैं उनको हमने लोगों में बांटा है, कोई कूटनीति, कोई चालबाजी नहीं करी है। तो कहना तात्पर्य ये है कि हमारे विज़न अच्छा है, सोच अच्छी है, अंतर्राष्ट्रीय माहौल अच्छा है, तो हमें अमेरिका को भी खुल करके कोई ना कोई ऐसा एयर स्पेस देने की अगर ज़रूरत पड़े तो देनी चाहिए, और जिससे कि हम चाइना को बैकफुट पर लाएँ और अपने स्थिति मजबूत करें। और चाइना की मैं एक दूसरी बात बता, जो मैं बोल रहा था कि इस समय जो एक बच्चे वाली थ्योरी थी, उस समय के लोग इस समय सरकारों में हैं या सेना में हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वे इतने अंदर से हिले हुए हैं कि उस समय का उन्होंने अकेलापन का अभाव देखा, अकेला क्या होता है। तो वो इतनी लड़ने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, डिसीजन लेने की इतनी क्षमता नहीं रहेगी, उन्हें उस परेशानी का मालूम है। और हमारे पास युवा शक्ति सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या हमारी बहुत है तो खैर दुख के कारण, लेकिन इस समय में इसका उपयोग करना चाहिए। हमसे ज़्यादा जुझारू वो नहीं है, दुनिया में भी कोई नहीं है। तो अगर हम मुकाबला भी करना पड़ जाए, पहली बात तो ऐसी नौबत आएगी नहीं, हमें तो सीना तान के आँख में आँख मिला करके बात करेंगे और जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं इस अवस्था को देखते हुए भी कुछ लोग सत्ता के नज़दीक वर्षों से रहने के कारण छटपटाहट है, जैसे पानी के बिना मछली परेशान हो जाती है, लेकिन विरोध के लिए तो वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता तो नीयत अच्छी करने से मिलेगी, नीयत अच्छी होगी तो नियति भी साथ देगी।
और नियति तभी साथ देगी जब आप राष्ट्र का कुछ परिचय देंगे। देश की जनता अब जाग चुकी है, सोए हुए लोग जाग चुके हैं, माहौल अच्छा हो रहा है, दिनों दिन स्थिति बदल रही है। और इस कोरोना वायरस में तो थोड़ा और भी लोगों को समझ में आया कि भाई भौतिकवाद से आपका जो है निजात, मतलब आपको जीवन उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जैसे माइकल जैक्सन ये चाहता था कि मैं 100 साल जीऊँ और दवाइयों के द्वारा, भौतिकता के द्वारा वो अपने आप को जिंदा रखना चाहता, लेकिन 50 साल की उम्र में चला गया। सब कुछ साधन होते हैं। ऐसे ही आज के जो हमारे लोग विलासिता में घिरे हुए हैं वे भी चिंतन कर लें कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो आपको नेक नियत अच्छी रखोगे, प्रकृति के नज़दीक रहोगे तो आपके अंदर मानवता, राष्ट्रीयता और विश्व की बात आएगी। ऐसे ही उन पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहूँगा कि भैया विरोध के लिए विरोध ना करो और अपने आप को भी समझो, वस्तुस्थिति देश की भी समझो। इस समय राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर दोबारा से मजबूत करने के लिए प्रयास करें, स्वस्थ प्रतियोगिता करें। हो सकता है ये गलती करें, उन गलतियों में जो है उनको उठाइए, लेकिन राष्ट्र की असीमता वाले सवाल मत उठाइए, दूसरे देशों को मौका मत दीजिए। मेरी यही अपील है। इसलिए मैं बार बार इस पे बोलने के लिए मेरा मन करता है और करा है कि ध्यान दें, विपक्ष विरोध के लिए विरोध ना करे। इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि इनको तो आप खुली तस्तरी दे रहे हो सत्ता पक्ष के लोगों को कि उनको अपनी गलतियां छुपाने के लिए, जैसे अब आंकड़ों की बाजीगरी अभी भी की गई है इस दौरान, तो वो आंकड़ों की बाजीगरी पे तो आप ध्यान दीजिए ना कि योजनाएं जो फिर से चल रही थी आज कोरोना के नाम पे दोबारा परोस दी गई, वो तो तुमसे नहीं उठ रही आवाज़ें जो सच में उठानी चाहिए, इन पे नहीं उठ रही। और राष्ट्र की असीमता के ऊपर सवाल उठा करके आप सत्ता के नज़दीक जा ऐसे नहीं जा पाएंगे। इनकी एक्चुअल में जो ये भूल कर रहे हैं उन पर अट्रैक्ट करिए जनता को, तो बात बना, इनके भी कान रेंगेंगे और स्वस्थ प्रतियोगिता होगी देश में। तो मैं भाव को समझना, राष्ट्र भी समझना और जो लोग हैं नेता इस तरह के वे भी समझना कि भैया राष्ट्रवाद का भाव बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पर चिंतन करना और ध्यान रखना कि मेरी बातें किस तरफ जा रही हैं, उनके मर्म को समझना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।